हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसको किस तरीके से मिशेल्सन और स्टॉल ने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, वो देख लिया था बच्चों। और टेलर ने ये भी पढ़ लिया था हमने कि टेलर ने विसिया फाबा के ऊपर रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को, कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है वो किन्होंने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है बच्चों तो उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मशीनरी है जो यहाँ पर काम करती है। सबसे पहले उस एंजाइम और मशीनरी के बारे में देखते हैं। तो मशीनरी और एंजाइम्स यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं उनके बारे में देख रहे बच्चों। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है बच्चों वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी यदि हम बात करें तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है? डीएनए स्ट्रैंड को एलोंगेट करवा रहा है। डीएनए स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसको अटैच करते हुए डीएनए स्ट्रैंड को बनवाता है किसके ऊपर? टेम्पलेट के ऊपर। और बच्चों ये एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर यानी पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर न्यू डीएनए बना रहा है। इसीलिए इस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी हम इसको बोल देते हैं बच्चों। यहाँ पर ये एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है? वो डीएनए स्ट्रैंड इलोंगेशन करवाता है। क्या करवाता है? डीएनए स्ट्रैंड का इलोंगेशन करवाता है बच्चों। इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स OH एट 3' एंड। यदि 3' एंड पर OH ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो उस पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके क्या करेगा? ये डीएनए की स्ट्रैंड को इलोंगेट करवाएगा बच्चों। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप का होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये मेनली रिपेयरिंग एंजाइम है बच्चों। क्या करता है? रिपेयरिंग एंजाइम। और इसे कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। कॉर्नबर्ग एंजाइम क्या बोलते हैं? कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। ये रिपेयरिंग एंजाइम है बच्चों। और साथ ही क्या करता है? रिप्लेस करता है प्राइमर को। रिप्लेसेस प्राइमर विथ डीएनए। नॉर्मल डीएनए से रिप्लेस करने का काम करता है। कैसे काम करता है क्या वो हम बाद में देखेंगे बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये भी रिपेयरिंग एंजाइम है। बट बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये मेन रिपेयरिंग एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है इन तीनों में सबसे स्लो स्पीड से काम करने वाला एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करते हैं तो ये है मेन एंजाइम दैट टेक पार्ट इन इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के इलोंगेशन में जो सबसे मेन एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3 है बच्चों। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये एंजाइम ध्यान रखना सबसे मेन एंजाइम है किसका? डीएनए रेप्लिकेशन का। और बच्चों यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो एवरेज स्पीड है, वैसे तो ये अप टू 3000 बेस पेयर पर सेकेंड वर्क कर सकता है, बट हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड कैटालाइटिक स्पीड जो है बच्चों दैट इज 2000
बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से ये कैटालाइज करता है किस डायरेक्शन में, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा और उस डायरेक्शन में कैटालाइज करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 इनका पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होता है। इसके अलावा बच्चों ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 है और 3 है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट में मेनली 3 टाइप के होते हैं। 1, 2 रिपेयरिंग एंजाइम है, उसमें भी 1 जो है वो मेन रिपेयरिंग एंजाइम है जिसे हम कॉर्नबर्ग एंजाइम बोल देते हैं। और ये 1 जो है बच्चों ये प्राइमर को जब आरएनए प्राइमर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर लिख लो चाहो तो, आरएनए प्राइमर जो है उसको रिप्लेस करने का काम करता है नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस के साथ में। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है यही मेन एंजाइम होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एवरेज 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से काम करता है, मैक्सिमम 3000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से भी काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें यूकैरियोट में, ये तो प्रोकैरियोट की बात हुई बच्चों, तो यूकैरियोट के अंदर मोर देन 15 types of DNA polymerase has been discovered। तो बच्चों यूकैरियोट के अंदर मोर देन 15 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। जस्ट डेटा ध्यान रखना, यूकैरियोट के लिए आपको कोई पूछेगा नहीं वैसे, बट ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और यूकैरियोट में मोर देन 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में आपको पता पड़ गया, तो अब एक बार इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्पीड के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज हम बात करते हैं ई कोलाई की, एस्चेरिशिया कोलाई जो है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करना है और ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अराउंड 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से काम कर रहा है, तो उसके डीएनए को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगेगा। यानी डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या है वो क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू replicate the DNA of E. coli। अब बच्चों ई कोलाई का डीएनए जो है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं वो पता है आपको, बेस पेयर्स वो होते हैं 4.6 इंटू 10⁶। इतना बेस पेयर जो है वो ई कोलाई के जीनोम में प्रेजेंट होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है, वो इसे कैटालाइज कर रहा है किस स्पीड से, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कितना था, 2000 एवरेज स्पीड तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो टाइम निकाल सकते हो बच्चों, टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2000, इतना सेकेंड आ जाएगा। यदि आपको इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻3, इतना तो क्या हुआ सेकेंड। यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, अराउंड 38 मिनट के आसपास हो रहा है। यानी यदि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क कर रहा है बच्चों तो अराउंड 38 मिनट लेगा किसके लिए, इस डीएनए को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने के लिए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगता। यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो कितना टाइम लगता है 20 मिनट, या एग्जैक्टली बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 18 मिनट। कैसे लगता है बच्चों, देखो एक्चुअल में होता क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है सपोज ये ई कोलाई का, इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ORI, क्या ये ORI ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से डीएनए पॉलीमरेज, 2 डीएनए पॉलीमरेज एक इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे। हेलिकेज ने ओपन किया, डीएनए पॉलीमरेज ने उसको कैटालाइज किया। यानी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन एक एंजाइम नहीं 2 एंजाइम कर रहे हैं
और बाई डायरेक्शनल वे में चल रहा है, एक इधर भी और एक इधर भी, हेलिकेज जो है वो ओपन कर रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही होगी। 2 एंजाइम काम कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अल्टीमेटली कंप्लीट कब हो जाएगा, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये डेटा जो 38 आया वो तो हमने ये मान के किया कि यदि एक ही डीएनए पॉलीमरेज पूरे को कैटालाइज करता तब कितना होता 38, लेकिन इसे तो कितना कैटालाइज करना पड़ रहा है, हाफ ही कैटालाइज करना पड़ रहा है, यानी 38 का हाफ होगा, नंबर 1, यानी 38 का हाफ 19 के आसपास। साथ में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है बच्चों, ये जो थीटा मॉडल केरन ने दिया था, केरन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर भी किया था, तो उन्होंने जब ये मॉडल दिया था तो उसके अलावा यहाँ पर एक और भी बात सामने आई या आती है कि यहाँ पर बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही, पहला डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही क्या होता है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी एक प्री प्रेग्नेंट वाली कंडीशन जो है वो आ जाती है कि एक कॉपी बनी नहीं, दूसरी कॉपी बननी स्टार्ट हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो जो डेटा हमारा 38/2 है उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अराउंड 18 मिनट के आसपास डीएनए रेप्लिकेशन में टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को डीएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो कितना आंसर आएगा 38 मिनट। बट चूंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, वो डेटा जो है वो हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19 मिनट आ जाएगा, 38 का हाफ 19 मिनट हो जाएगा। और प्री प्रेग्नेंट कंडीशन होने की वजह से या एक रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से वो 19 से भी कम आ जाएगा, कितना अराउंड 18 मिनट के आसपास डीएनए रेप्लिकेशन में टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी में दी हुई बात है जो कि आपको अब कंसेप्चुअली पता पड़ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों एक एंजाइम हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा एंजाइम जो है बच्चों वो देखते हैं हम, जो इस प्रोसेस में काम कर रहा है, मशीनरी जो है वो दूसरा एंजाइम हम देखते हैं डीएनए हेलिकेज, कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करता है। दूसरा एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। बच्चों ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, ये डीएनए बी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन, ये भी बोलते हैं हम इसको, एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कॉजेज अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स जो है उसकी अनजिपिंग करवाने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड कर ब्रेक करके कौन करता है, हेलिकेज। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, रेप्लिकेशन फॉर्क जिस डायरेक्शन में ओपन होगा, सपोज ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो कुछ ऐसा है और इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर रहा है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा एंजाइम मान लो। तो ये एंजाइम जो है वो डीएनए हेलिकेज है जो इस तरीके से इसे ओपन कर रहा है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, ओपन हो रहा है, ये इधर से जुड़ा हुआ है। अभी क्या कर रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। समझ गए बच्चों। थर्ड एंजाइम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो काम करता है वो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज या फिर गायरेज एंजाइम या फिर डीएनए गायरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम की बात करें बच्चों तो टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट में होता है, किसके अंदर होता है, यूकैरियोट के अंदर। और डीएनए गायरेज एंजाइम जो है वो किसके अंदर होता है, ये होता है प्रोकैरियोट के अंदर, ध्यान रखना। यूकैरियोट के अंदर टोपोआइसोमरेज है और ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2, दो टाइप का होता है। सिंगल स्ट्रैंड की निकिंग करेगा टोपोआइसोमरेज 1, क्या करे टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड कट और निक, और बोथ स्ट्रैंड की निकिंग करेगा कौन, आइसोमरेज 2। और ये आइसोमरेज 2 जैसा ही होता है प्रोकैरियोट का डीएनए गायरेज। काम क्या करते हैं और क्यों कट कर रहे हैं बच्चों, जब हेलिकेज एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो आपको पता है कि ये जो इसके पीछे पॉलीमरेज चल रहा होगा, सपोज वो इसको रेप्लिकेट कर रहा होगा,
इसको क्या मतलब पॉलीमराइज कर रहा होगा न्यू स्ट्रैंड को किस स्पीड से, थ्रू 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी उसके आगे आगे हेलिकेज चल रहा है लगभग उसी स्पीड से। तो और आपको पता है कि डीएनए की स्ट्रैंड कैसी है, हेलिकल है कुछ इस तरीके से, यानी उस डीएनए पॉलीमर उस हेलिकेज एंजाइम को, इस हेलिकेज एंजाइम को किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना पड़ेगा, यानी और वो स्ट्रेट नहीं, वो कैसे, वो ऐसे घूम घूम के ऐसे करके। तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल काम है एक एंजाइम के लिए 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे रोटेट करके घूमने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसका कितना एनर्जी चाहिए होगा वो आप सोच सकते हो। तो कितना अच्छा होता है कि यदि स्ट्रैंड सीधी होती और इस एंजाइम को सीधे ही मूव करना होता, आसान हो जाता। तो बिल्कुल यही होता है सेल के अंदर। ये डीएनए की स्ट्रैंड जो हेलिक्स की फॉर्म में है, ये क्या होता है उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे से स्ट्रेट हो जाता है। जैसे ये स्ट्रेट होगा क्या होगा बच्चों, जो आगे कॉइलिंग थी वो आगे की तरफ एक टेंशन क्रिएट करेगी और सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो जाएगा, यानी जब ये स्ट्रैंड यहाँ पर स्ट्रेट होगा तो आगे क्या हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो जाएगी। उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, इसको बिल्कुल आप वैसे समझ सकते हो बच्चों, जैसे कि आपने देखा है टेलीफोन, जो पुराने ज़माने में लैंडलाइन टेलीफोन होता था, उसका वायर होता था, उसका वायर ऐसे ही हेलिक्स की फॉर्म में होता था, स्प्रिंग जैसा होता था। यदि उस स्प्रिंग जैसे वायर को हम सीधा करने की कोशिश करें, स्ट्रेट करने की कोशिश करें, तो क्या होगा बच्चों, यदि हम उसे खींच करके स्ट्रेट पकड़ते हैं तो जिस एंड तक हमने स्ट्रेट किया उसके बाद में क्या होगा, सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, वो अपने आप में और कॉइल हो जाएगा। किस तरीके से कि सपोज वो वायर ऐसा था नॉर्मली, और हमने क्या किया, हमने इसको स्ट्रेच किया यहाँ पर, तो इस एंड पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर सुपर कॉइलिंग कुछ इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगी। इस सुपर कॉइलिंग को यदि रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कट कर सकते हैं, इसको रोटेट होने देंगे एक्सिस पे और फिर वापस से अटैच कर देंगे। तो बिल्कुल वही काम करता है कौन, वही काम करता है ये टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट में और डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट के अंदर। टोपोआइसोमरेज 1 और 2 दो टाइप के होते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 सिंगल स्ट्रैंड पे निकिंग करेगा, यानी टोपोआइसोमरेज 1 होगा तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाएगा, वापस से ज्वाइन कर देगा। टोपोआइसोमरेज 2 होगा तो दोनों स्ट्रैंड को, यानी रेप्लिकेशन फॉर्क के फ्रंट में यहाँ पर कहीं कौन सा एंजाइम काम करता है बच्चों, यहाँ पर कहीं काम करता है टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो हेलिकेज एंजाइम के बारे में समझ गए, टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बारे में समझ गए। अब इसके बाद में और भी एंजाइम देखते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर वर्क कर रहे हैं बच्चों। एक होता है हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जिसको हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो डीएनए के अंदर हेलिक्स ने जब इसको स्ट्रैंड को ओपन किया, तो अब ये स्ट्रैंड जो ओपन हुआ है बच्चों, ये यदि ऐसे रहेगा तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से यदि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर एक दूसरे के सामने आ जाएं तो पेयरिंग हो सकती है, कुछ इस टाइप से लूपिंग वगैरह हो सकती है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है ये दोनों आपस में भी जुड़ सकते हैं यदि ये ओपन है तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सेल के पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाते हैं स्ट्रैंड के ऊपर, ताकि ये स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से पेयरिंग ना कर पाए, ओपन रह पाए, स्टेबलाइज रह पाए। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP बोल देते हैं या SSB बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है hold the unzipped single strand in unpaired and straight form. Prevent coiling, prevent looping और पेयरिंग। इसके लूप बनने या पेयरिंग को प्रिवेंट कर रहा है कौन, इसको स्टेबलाइज रख रहा है कौन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में एक और एंजाइम बच्चों जो यहां पर काम कर रहा है वो है प्राइमेज एंजाइम, डीएनए प्राइमेज एंजाइम। वो भी देख लेते बच्चों क्या होता है डीएनए प्राइमेज। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो
बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना वर्क तब कर सकता है जब उसके पास 3' एंड पे एक OH ग्रुप वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, तो वो उसके साथ में रिएक्ट करवा के आगे चेन को एलोंगेट करवा सकता है। लेकिन यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन को जस्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो उस स्टार्टिंग के टाइम पे तो कोई न्यूक्लियोटाइड पहले से है नहीं जिसके पास OH ग्रुप हो, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने वाला एंजाइम है डीएनए प्राइमेज। क्या करता है ये? फॉर्म आरएनए प्राइमर। कौन से डायरेक्शन में? इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ न्यू आरएनए सिंथेसाइज्ड। 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू आरएनए सिंथेसाइज करता है कौन? डीएनए प्राइमेज एंजाइम। ये क्या है बच्चों? डीएनए के ऊपर आरएनए बना रहा है, इसका मतलब ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स स्टेपिंग स्टोन फॉर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए स्टेपिंग स्टोन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? डीएनए प्राइमेज। ठीक है बच्चों, तो ये मेन मशीनरी, ये मेन एंजाइम्स हो गए बच्चों सारे जो काम आ रहे हैं किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर। अब बच्चों हम देखेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस को सही से कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी की भी हैं कि एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया सारा। अब आपको एंजाइम्स का आइडिया लग गया है, अब किस तरीके से काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप जो है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ORI, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बच्चों ये डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए from where DNA replication starts। डीएनए का वो सेगमेंट जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ORI बोल देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है बच्चों? सिंगल ORI प्रेजेंट, एक ही ORI होता है। जबकि यूकैरियोट की बात करें बच्चों, यूकैरियोट, तो यूकैरियोट के अंदर हम क्या देखते हैं? मैनी ORI प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जब प्रोकैरियोट का डीएनए है बच्चों, प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा बना रहा हूं? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर टाइप का। सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट का। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों? इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई एक जगह पे पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सपोज। तो ये सीक्वेंस जो है ये काम करेगा किसका? ORI का, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट में बायडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इस तरफ और इस तरफ होगा। कितना ORI है? सिंगल ORI। ठीक है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग अभी हमने कैलकुलेशन भी किया था कि किस तरीके से कितना टाइम लेता है डीएनए पॉलीमरेज इसको रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट के अंदर डीएनए कैसा है? लीनियर डीएनए है और इसके अंदर मल्टीपल ORI होते हैं। सपोज एक ORI यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ORI यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा? यानी अब यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होना स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। ऐसे ही बिल्कुल दूसरे ORI पे भी स्ट्रैंड जो है वो ओपन होना स्टार्ट होगा इस तरीके से। समझ गए? तो ORI जितना होगा, ये ORI था, तो यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल ORI होते हैं, तो इसका मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे रेप्लिकेशन बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। और बायडायरेक्शनल यदि मैं बना रहा हूँ तो इधर भी यहाँ पर भी बायडायरेक्शनल बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है।
अब बच्चों एक ORI से जितना पोर्शन रेप्लिकेट हुआ, सपोज इतना पोर्शन रेप्लिकेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे दूसरे ORI से यहाँ तक, तो क्या होगा बच्चों, एक ORI जितने DNA के पार्ट को रेप्लिकेट करवाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन बोल देते हैं। आई बात समझ में? रेप्लिकॉन क्या होता है? द पीस ऑफ DNA दैट इज रेप्लिकेटेड बाय वन ORI दैट इज नोन एज अ रेप्लिकॉन। तो यूकैरियोट के अंदर ऐसे बहुत सारे रेप्लिकॉन होंगे जिनकी वजह से DNA का रेप्लिकेशन कम टाइम में हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। ORI क्या होता है? ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो पॉइंट जहां से DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल ORI होगा, यूकैरियोट के अंदर मल्टीपल ORI होंगे, और एक ORI जितने DNA पीस को रेप्लिकेट करवाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं रेप्लिकॉन। ठीक है, ये तो हुई बात किसकी, कि DNA का रेप्लिकेशन इनिशिएशन होगा। DNA रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होगा तो कहाँ से होगा? ORI से होगा। और ORI कौन सा पार्ट है? ORI वो पार्ट है जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं और वहाँ पर जो कुछ प्रोटीन्स है वो जाके जुड़ते हैं और DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या होगा? ORI समझ गए। अब क्या होगा बच्चों? अब उसके बाद में सपोज ये DNA का एक स्ट्रैंड मैं बना देता हूँ। सपोज इस तरीके से ये एक DNA का स्ट्रैंड है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसे हम ORI मान के अभी आगे प्रोसेस को देखना स्टार्ट करेंगे। सपोज ये वाला पॉइंट जो है इसका ORI है। तो यदि ये पॉइंट ORI है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन जो है पहले आके अटैच होंगे। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो आके अटैच होगा और इसे स्टेबलाइज करना स्टार्ट करेगा। ये है DNA ए प्रोटीन्स, वो जाके यहाँ पर पहले अटैच होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, जो स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है बच्चों? इसके बाद में आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम आएगा, और हेलिकेज एंजाइम जो है, सपोज इस डायरेक्शन में DNA के रेप्लिकेशन को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बच्चों ये हेलिकेज एंजाइम जो है वो आ गया और आ करके अटैच हो गया। जब DNA ये हेलिकेज एंजाइम जो है बच्चों ये अनजिपिंग करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? अभी हम एक सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क को देख लेते बच्चों। कुछ इस तरीके से ही आ गया। अब क्या होगा बच्चों? ये DNA, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, ये DNA B है, इसे हेलिकेज एंजाइम बोल रहे हैं। कौन सा एंजाइम है ये? हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। पोलैरिटी भी लिख देता हूं बच्चों। पोलैरिटी सपोज यहां पर लिख देता हूं मैं 3 प्राइम, ये होगा 5 प्राइम। तो यहां पर बच्चों दूसरा एंड जो है ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इस तरीके से। अब क्या हुआ? अब ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। यदि मैं आपको पूछूं यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क को देखना, ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? बता सकते हो? कैसे देखोगे? जिस डायरेक्शन में स्ट्रैंड ओपन हो रहा है, इधर से इधर ओपन हो रहा है, उस डायरेक्शन में ही रीड करना, वही पोलैरिटी होगी। यानी ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी यहाँ पर 3 to 5 और नीचे वाले की 5 to 3 में ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ गए? तो हेलिकेज ने क्या किया? यहाँ पर आकर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया और ये आगे की तरफ जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो मूव करने लगा। अब क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बताया था जब ये स्ट्रैंड ओपन होगा तो इन स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए मुझे? SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो वो क्या करेगा? इनको फ्यूज होने से या पेयरिंग होने से, लूपिंग होने से बचाएगा। ठीक है, और फिर आगे क्या सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट होकर के ओपन हो रहा है तो सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो सकती है। उसको रोकने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा बच्चों? ये एंजाइम कौन सा है जो इसको यहाँ पर कट करता है और वापस से लाइगेट कर देता है, यानी जो दोनों की तरह काम कर रहा है। कट करने वाला न्यूक्लियस एंजाइम की तरह भी, जोड़ने वाले लाइगेज एंजाइम, दोनों की तरह काम करता है। कौन है वो? ये है DNA गायरेज और टोपोइसोमरेज। यदि हम
प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए गायरेज। ठीक है, तो इस तरीके से एक इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हुआ। इतनी बातें क्लियर है बच्चों कि कैसे पहले प्रोटीन इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ओआरआई को रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर वहाँ पर आकर के हेलिकेज जुड़ा, हेलिकेज ने अनजिपिंग की, स्ट्रैंड जो ओपन हुए उनको स्टेबल करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के जुड़ गए। फॉर्क के सामने में डीएनए की स्ट्रैंड जो है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन आता है, डीएनए गायरेज या यूकैरियोट में टोपोआइसोमरेज, जो इसे कट करते हैं और कॉइल करके इसे क्या करते हैं, ये इसे सुपर कॉइलिंग जो है उसे सुपर कॉइलिंग इंड्यूस नहीं होने देते या ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रोसेस हुआ। अब क्या होगा, अब डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देखते हैं कैसे होगा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था बच्चों कि तुरंत से, जैसे हमने बात की थी कि जब ये स्ट्रैंड ओपन होगा तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड को नहीं बना सकता है। क्या चाहिए, इसे चाहिए स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन मतलब पहले से बना हुआ कुछ सेगमेंट जिसके अंदर 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप हो, उस OH ग्रुप को से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हुए डीएनए पॉलीमरेज आगे काम कर सकता है। यानी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट देखो बच्चों, अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। तो बच्चों आरएनए प्राइमर बनाने वाला एंजाइम है वो कौन सा होता है, वो होता है डीएनए प्राइमेज। अब जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क है बच्चों, ऊपर वाली स्ट्रैंड हम बना रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे वाली बना रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कुछ इस तरीके से। अभी हमने देखा अनजिपिंग करने वाला एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम हेलिकेज, जो क्या कर रहा है, अनजिपिंग कर रहे हैं। कि डीएनए की स्ट्रैंड जो बन रही है बच्चों, इन्हें स्टेबलाइज करने वाला एंजाइम कौन सा है, एंजाइम नहीं प्रोटीन, SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और जो सुपर कॉइलिंग है उससे रिमूव करने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए गायरेज। अब क्या होगा बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। हमेशा न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी, डीएनए पढ़ोगे चाहे आरएनए पढ़ोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों जब हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया, यहाँ पर एक एंजाइम आया कुछ इस तरीके से। कौन सा एंजाइम है, ये है डीएनए प्राइमेज एंजाइम। और डीएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए के पीसेस यहाँ पर ला करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उनको ला करके यहाँ पर जोड़ता है कुछ इस तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या है ये, यही है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो है वो किस डायरेक्शन में जुड़ेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। न्यू आरएनए स्ट्रैंड जो है वो जुड़ गई और यहाँ 3 एंड पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, जिससे कि आगे डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके फिर डीएनए की स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी सपोज ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम है, तो ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम यहाँ पर आरएनए को अटैच कर रहा है। ये आरएनए प्राइमर जो है बच्चों किस डायरेक्शन में, अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और बच्चों ये आरएनए प्राइमर जो है वो 10 to 60 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है, 10 के आसपास से लेकर के 60 बेसिस न्यूक्लियोटाइड तक लॉन्ग हो सकता है। तो इस टाइप से एक आरएनए प्राइमर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर किस डायरेक्शन में बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टेपिंग स्टोन। किसने बनाया, डीएनए प्राइमेज ने। डीएनए प्राइमेज कैसा एंजाइम है, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स है वो बना। और अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कौन,
अब इलोंगेशन वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन करवा, अब ये प्राइमर बना करके क्या हो जाएगा, डीएनए प्राइमेज यहाँ से चला जाएगा और अब इलोंगेशन वाले स्टेप में नेक्स्ट एंजाइम आ जाएगा। मेन एंजाइम कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3। कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पर बच्चों एक स्ट्रैंड जो है, ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी बता सकते हो फिर से, क्या है ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी, क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में रीड करो, क्या होगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। कुछ इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर बच्चों हमने देखा था क्या, ये बन गया था इतना, सपोज क्या है ये है आरएनए प्राइमर, क्या है ये आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ गया है, अब यहाँ पर एंजाइम आ गया है यहाँ पर ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया बच्चों। इसके अंदर बीटा यूनिट होती है बच्चों, वो बीटा यूनिट का काम होता है क्या बनाने का, न्यू स्ट्रैंड बनाने का। इसके अंदर से जो आरएनए डीएनए होता है वो पास करता है बीटा यूनिट के अंदर से, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा है बच्चों। अब क्या होगा, अब यहां पर जो 3' एंड पर OH ग्रुप है, इससे यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये तो था आरएनए और ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीएनए। कैसे वर्क करता है, रिएक्शन के थ्रू यदि आप समझना चाहते हो या इसको डायग्राम के थ्रू आप समझना चाहते हो बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ पर OH ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आता है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। जैसे सपोज यहाँ पर ये है P फॉस्फेट और यहाँ पर है सपोज कोई नाइट्रोजनस बेस, पहले शुगर बना देता हूँ, शुगर, और इससे जुड़ा है कोई नाइट्रोजनस बेस, सपोज एडेनिन है वो। तो कौन आएगा यहाँ पर, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आएगा। कौन आएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोटाइड कौन सा आता है, ट्राइफॉस्फेट वाला आता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है उनको रिमूव करता है और फिर उसके साथ में क्या करेगा, इस OH के साथ में बॉन्ड बना देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉस्फेट शुगर की चेन बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। शुगर का OH यहाँ पर फ्री रहेगा 3' एंड पे। सपोज ऐसे ही बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है, मान लो ये थायमिन के साथ इसने पेयर किया, मान लो सपोज यहाँ पर साइटोसिन है, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो यहाँ पर आएगा, गुआनोसिन शुगर ट्राइफॉस्फेट। फिर से क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी होगी, ये 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, एनर्जी मिलेगी इसे, और ये फॉस्फेट के साथ में फिर से OH बॉन्ड बना देगा, यानी यहाँ पर क्या हुआ, बैकबोन बन गया। यहाँ पर OH ग्रुप फ्री 3 प्राइम एंड पे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप देख रहे हो किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज जो है स्ट्रैंड को बढ़ाता जा रहा है, इलोंगेट करता जा रहा है। यही इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डायग्राम में आप यही चीज़ देख पा रहे हो बच्चों कि न्यू स्ट्रैंड जो है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कैसे बन रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनती जा रही है। अब यदि हम बात करें दूसरे स्टैंड पे, हमने देखा था यहाँ पर था आरएनए प्राइमर, क्या था यहाँ पर, आरएनए प्राइमर। हमेशा मैंने बताया न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर के जुड़ते जाएंगे और ये एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होगा, कौन सा एंजाइम, यही एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था, 2 बीटा यूनिट है, बड़ा सा एंजाइम है,
सेम एंजाइम है बच्चों, एक ही एंजाइम, ये ऐसा मत सोचना कि दो एंजाइम है, ये अलग अलग स्ट्रैंड पर अलग अलग एंजाइम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 2 बीटा यूनिट होता है एक एंजाइम के पास में। तो या मैं ऐसा बना, तो सपोज ये एक बड़ा सा एंजाइम है जिसके 2 आर्म या बीटा यूनिट यहाँ पर आपको क्लैंप जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो बच्चों, यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हुआ किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज 3 की हेल्प से। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा आगे, कैसे इस डीएनए स्ट्रैंड का एलोंगेशन होगा उसे अब ध्यान से समझना होगा। एलोंगेशन वाला स्टेप जो है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। elongation of DNA strand। DNA पॉलीमरेज 3 किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब बच्चों इसी डायग्राम के थ्रू यदि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है सपोज मूव करके यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँच गया, ये तब क्या होगा, जब ये मूव कर रहा होगा बच्चों तो क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो है, या तो मैं नया एक डायग्राम ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पर। ये स्ट्रैंड मैंने डायरेक्शन लिया था कौन सा, ऊपर वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे वाला जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डायरेक्शन मैंने लिया था बच्चों। अब क्या हुआ है, अब हमने देखा कि यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे इतना बन चुका था। अब हेलिकेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। हेलिकेज जो है वो इसे इस तरीके से ओपन कर रहा है स्ट्रैंड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए, यानी रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है देख पा रहे हो आप। ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग देखे तो 3 to 5 डायरेक्शन में, नीचे वाले के अकॉर्डिंग देखे तो 5 to 3 पोलैरिटी के डायरेक्शन में ये स्ट्रैंड ओपन हो रही है। अब क्या होगा बच्चों, एंजाइम जो कैटेलाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो डीएनए पॉलीमरेज इसको आगे ऐसे ही कैटेलाइज करता जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये छोटा सा पीस जो है वो आरएनए प्राइमर वाला है, सपोज ये है आरएनए प्राइमर और ये है न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो कुछ इस तरीके से कैटेलाइज हो गया। कौन से स्ट्रैंड पे देखा, ऊपर वाली टेम्पलेट पे, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर हमने क्या देखा, या टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर हमने क्या देखा, डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो कैसे बन गई, कॉन्टिन्यूस बन गई, कॉन्टिन्यूस। जबकि नीचे वाले में क्या होगा बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर था, न्यू स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन गई। अब क्या होगा, अब एंजाइम जो है उसके लिए इसको इस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करना पॉसिबल नहीं है। किस डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही करेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसे एक और प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहाँ पर आरएनए प्राइमर अटैच होगा किसकी हेल्प से, प्राइमेज एंजाइम, डीएनए प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। यहाँ आरएनए प्राइमर था, हमने लेबल कर दिया बच्चों, यहाँ पर आरएनए प्राइमर, और डीएनए बनेगा किस डायरेक्शन में, वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम में न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगी। यानी कि ऊपर वाली स्ट्रैंड पे कंटिन्यूसली डीएनए की स्ट्रैंड बनती जाएगी, जबकि नीचे वाली स्ट्रैंड पे जो डीएनए है बच्चों वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा कि डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए तो डिसकंटिन्यूस बनेगा। ऊपर वाली स्ट्रैंड पे यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे हमेशा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, और नीचे वाले पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बनेगी। और इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसे हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर इससे हमें पता पड़ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वो कंटिन्यूस होता है कि डिसकंटिन्यूस कि सेमी डिसकंटिन्यूस, तो ये सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस, दूसरे पे
डिसकंटिन्यूअस, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे सेमी डिसकंटिन्यूअस। इस टाइप से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है बच्चों, इसे हम बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसे क्या बोल दोगे, उसे बोल दोगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होता है। अब बच्चों अब क्या होगा, अब इस लैगिंग स्ट्रैंड को अटैच करने का काम बाद में, जब ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है बच्चों, तो बाद में क्या होगा, बाद में जब ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएंगे तो इस स्ट्रैंड को, ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है, इनको जोड़ने का काम करता है कौन, डीएनए लाइगेज। मशीनरी में शायद हमने इसके बारे में बात नहीं की बच्चों, ध्यान रखना। डीएनए लाइगेज भी एक एंजाइम है जो यहाँ पर काम करता है। क्या करेगा, इट जॉइंस द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज होता है। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा बच्चों, लास्ट में ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करके इसे रिप्लेस करना नॉर्मल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ में या डीएनए के साथ में कौन करेगा, ये काम करेगा कॉर्नबर्ग एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है बच्चों। और बाकी डीएनए पॉलीमरेज 2 और 1 ये मिलकर के क्या करते हैं, यदि कहीं पर भी मिस्टेक हुआ है तो उसे करेक्ट कर देंगे। वैसे ये एंजाइम जो है बच्चों, इसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई होता है। यदि सिंपली डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो 10⁻⁷ का रेशियो होता है कि 10⁻⁷ न्यूक्लियोटाइड यदि इसने कॉपी किए हैं, रेप्लिकेट किए हैं, तो उसमें एक मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यदि हम इन एंजाइम्स को भी साथ में अटैच कर लें, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और इनकी एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर लें, तो ये एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है, मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इवन 10⁻⁹ में 1 मिस्टेक हो सकती है, इतना एफिशिएंसी के साथ में ये एंजाइम जो है वो काम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जहां पर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा कौन से पे हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड कहां पे बन रही है, ऑलवेज ऑन 3' to 5' ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड, इस पे बनेगा। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये किसके ऊपर बन रहा है बच्चों, देख रहे हो, ऑलवेज ऑन 5' to 3' ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप कंसेप्चुअली इसमें देख सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि पोलैरिटी उस डायरेक्शन में रीड करेंगे जिस डायरेक्शन में स्ट्रैंड ओपन हो रहा है, 3' to 5' में ओपन हो रहा है। और आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमराइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, इसीलिए क्या होगा कि 5 to 3 में से कंटिन्यूसली आगे मूव करने का चांस मिलता रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जो दूसरी स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी हो रही है 5 to 3, और 5 to 3 में आपको पता है कि यदि हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, 5 to 3 का डायरेक्शन अपोजिट आएगा किसके, जो यहाँ पर फॉर्क बना है उसके। इसीलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों। और ये जो बच्चों यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करवाने के लिए 2 डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर रहे, एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। और यदि आप देखोगे बाई डायरेक्शनल कि जैसा रेप्लिकेशन फॉर्क इधर बना है, यदि इधर भी कहीं बना होगा तो वहाँ पे अलग डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होगा, दूसरा कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।